इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री। Indian doctors, IT specialists, scientists, professors, economics, journalists, anyone, engineers, ये सारे के सारे they are making a lot of money, they are doing it. और रेमिटेंस ही इतनी आ गई है भारत में कि हमारा एनुअल बजट भी उससे कहीं पीछे रह गया है। तो बात सारी ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत छोटी कंट्रीज हैं। कमाल है, मजाक बना के रख लिया पाकिस्तान का। एक पूरा एजेंडा है जिसके खिलाफ उनको पता है भारत कभी न पाक फौज के सामने खड़ा हो सकता है। तो मैं जब भी पाकिस्तानियों को बाहर मिलता हूँ जो यकीन करके माने, sometimes it's a huge embarrassment। यानी इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही 2024 में सिर्फ रेमिटेंसेस भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। आप देखें, ये हमारे दोनों जो सिपाही हैं, हमारे नेवल अफसर हैं, कमांडोर उबैदुल्ला साहब और एडमिरल फैसल साहब जो हैं, आप मुझे बताएं कि ये सिर्फ आपका क्या ख्याल है, ये एक नेवल अफसर हैं, ये जहादी हैं भाई। तो उस कौम को, ऐसी नेशन को आप क्या शिकस्त देंगे? आप कैसे डिफीट करेंगे जो अपने कंट्री में इतना उनका वो है नेशनलिज्म के वो सारा अपना पैसा इतना भेजते हैं कि उन्होंने अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही एक 129 बिलियन डॉलर्स भेज दिए। आप मुझे बताएं कोई आपको अमेरिकन अफसर जिसने जो है वो बाइबल से कोट कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं कोई आपको यूरोप। फर्स्ट इज कॉल्ड ईरान, सेकेंड इज कॉल्ड पाकिस्तान। ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा। और अगर आप कमज़ोर हुए तो आपको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए बड़ा लम्हा फिक्री है आज। ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर अपने बारे में कह रहा है, इजराइल की ग्रेटेस्ट मिशन दैट वी हैव इज टू प्रिवेंट मिलिटेंट इस्लामिक रेजीम from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with militant Islamic regime। क्योंकि ये सारा मामला जाके इजराइल से जोड़ा जाता है। ओके, राइट। तो इजराइल से हम, क्योंकि इजराइल इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में बात हो रही है भारतीय लोगों का जो रोजगार है विदेशों में, उसकी वजह से भारत में जो रेमिटेंस आता है उसके बारे में। रेमिटेंस आप समझ सकते हो, जो भारत के लोग बाहर काम करते हैं वहाँ से जो पैसा भारत में वो अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो इसकी वैल्यू इवन कई कंट्रीज़ के जीडीपी से ज़्यादा है, लाइक बांग्लादेश। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। नसाई, अबी दाऊद, इब्न माजा कोट करके रेलिवेंस था शाम और टारगेट पाकिस्तान। तो कई दोस्तों ने मुझसे कहा यार आप कासा लेसी, मैंने कहा कासा लेसी बहुत छोटी बात है। ये अहदीस पढ़ने के बाद अगर इस फौज के सिपाही के जूतों से उठने वाली धूल को हम अपना सुरमा बना लें, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे जैसा एकेडमिशियन चुके रिसर्च करके वो चीज़ें देख के बात करता है, जज्बाती बात नहीं करता। सैयदना उमर ने कहा बेहतरीन लोकेशंस फौजियों को दो, आबो हवा अच्छी हो, खाना अच्छा हो, सहूलियात अच्छी हों। पेंशन सैयदना उमर ने, आज बड़ी बातें तो सैयदना उमर की करते हैं। पेंशन में उन्होंने किया, फौजी छावनियां सबसे पहले सैयदना उमर ने बनाई। उमर लॉ की बात तो करते हैं, उमर लॉ की फौजियों के मुतालिक भी सुन। अगला हवाला सुन लें। इमाम गजाली ने कहा कि जब किल्लत हो जाए तो फौज की सरोसामानी पे और दिफा पे, बजट पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करो। जिन कौमों का दिफा कमज़ोर हो जाता है वो सल्तनतें बाकी नहीं रहती। दो हवाले दिए, 3 कुरान, हदीस, सैयदना उमर और इमाम गजाली। क्यों हमारे ये लोग ये चीज़ें जो किताबों में हैं सुनने पढ़ने के बावजूद, क्या कम इल्मी है कि हम फेक न्यूज़ प्रोपेगेशन में बहे जा रहे हैं और फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेशन? ये भी एक वॉर है ना, वॉर टेक्निक। खलीज आयल करो फ़ौज और अवाम के दरमियान, फिर उसके बाद हमलावर। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें डॉक्टर साहब, आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, ये तो पहले सेगमेंट में मैंने बात की ना इसके मतलब कि उन्होंने सबवर्जन के ज़रिए, उनको पता है कि डायरेक्टली नहीं हमला कर सकते, इनडायरेक्टली करेंगे। अभी आप देखें, ये हमारे दोनों जो सिपाही हैं, हमारे नेवल अफसर हैं, कमांडोर उबैदुल्ला साहब और एडमिरल फैसल साहब जो हैं, आप मुझे बताएं कि ये सिर्फ आपका क्या ख्याल है, ये एक नेवल अफसर हैं, ये जहादी हैं भाई। आप देखें कुरान के जो है वो बात कर रहे हैं, हवाले वहाँ से दे रहे हैं। ये रिटायर होते हैं तो गाजी और जंग में होते हैं तो शहीद।
ये बड़े ये मुझे अजीम लोग यकीन होते करें, हैं। मैं रोंगटे खड़े हो गए। हाँ। वो जब कुरानिक वर्सेस के हिस्ट्री की बात देखे ना आप। हमें फख्र होता है कि हमारे ऑफिसर्स जो है आप मुझे बताएं कोई कल्चर से, आइडियोलॉजी से कितना कनेक्ट आप मुझे बताएं कोई आपको अमेरिकन अफसर जिसने जो है वो बाइबल से कोट कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं कोई आपको यूरोपियन किसी का मिला है, आप मुझे बताएं भारत का कोई जो है वो अपने रामायण से बात फिर कर तो रहा हो। यही है ना गज़वा तो हिंद फिर से हाँ, ये खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। वो काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये है वो मोमिन जो बेतेग सब सिपाही लड़ रहे हैं। मुझे पता है पाकिस्तान नेवी की कैपेबिलिटी क्या है और क्या थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसरो समानी के आलम में पुराने जहाज, कितनी मेहनत इन लोगों ने की। दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ पीपल। जो एक नेवल सेलर से लेके जो एक अफसर है, कितनी मुश्किल जिंदगी होती है। कहने की बात है जहाज के अंदर आप जो है ना 6 घंटे नहीं गुजार सकते, 6 घंटे। जहां तक एक बात इसके अंदर मैं जरूर कहूंगा, देखिए नेवल शिप्स जो है अभी इंडियन नेवी की देखें आप, मुतअद्दद बार, ये अभी जरूर पूछिएगा, मुतअद्दद बार उनकी सबमरीन आई यहां और पकड़ी गई। हर बार वो हम पकड़े जाते हैं, वो हर बार हम उनको जो है वो पकड़ के वो मारते हैं। जिस कुकरी का वो जिक्र कर रहे थे, वहां हमने जो उनके साथ किया, हमारी गाजी शहीद ने जो किया, एक दास्तान है। आज भी इंडिया जो है वो उसको झूठी एक फिल्म बना के जो है उसकी दास्तान को मस्त करने की कोशिश कर रहा है। आज उस गाजी शहीद का ये कमाल है कि आज इंडियन नेवी त्रिपाठी जो है वो बैठ के पाकिस्तान नेवी की तारीफ कर रहा है। ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान बहरिया। कमाल है, मजाक बना के रख लिया पाकिस्तान का। एक पूरा एजेंडा है जिसके खिलाफ उनको पता है भारत कभी ना पाक फौज के सामने खड़ा हो सकता है, ना पाक फजाइया के सामने खड़ा हो सकता है। एमएम आलम भूल गए हैं वो लोग, हमारी नेवी के ये गाजी शहीद भूल गए हैं, हमारे हंगूर भूल गए हैं, उड़ा के रख दिया था हमने। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक अजीम तोहफा है अल्लाह का दिया हुआ, इसकी कदर करें। खुदा के लिए नूर है, नूर को जवाल नहीं आया करता। जो बांग्लादेश है उसका जब आप बजट देखते हैं तो 68 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान का 67 बिलियन डॉलर। तो 67 बिलियन डॉलर 68 बिलियन डॉलर्स को जमा कर लीजिए, 129 बिलियन डॉलर तो इंडिया के सिर्फ रेमिटेंसेज हैं। और देखें ये तो कोई मुकाबला इसलिए भी नहीं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ ये रेमिटेंसेज की बात नहीं है, बल्कि जब हम बजट की बात करते हैं ना तो 67-68 बिलियन डॉलर तो इंडिया दूसरे कंट्रीज को बजट दे देता है। और टोटल जब आप करते हैं ना कि कितना पैसा इंडिया में ये रेमिटेंसेस के थ्रू पहुंचा, तो ये ट्रिलियंस डॉलर्स बनते हैं। तो सब हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है। अच्छा, इसमें एक फैक्टर, जब आप फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, जब आप एक फैक्टर की बात करते हैं तो वो ये है कि द मोस्ट पॉपुलेशन, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है दुनिया भर की। लेकिन ये बात नहीं है सिर्फ, क्योंकि जब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर ऐसा है तो फिर तो चाइना जो है उसकी भी आबादी बहुत ज़्यादा है। फिर तो आप समझ लें, फिर तो आप कह सकते हैं कि भाई अच्छा ऐसा है तो फिर तो चाइना के जो रेमिटेंसेज हैं वो भी इंडिया के बराबर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चाइना के रेमिटेंसेज है वो बहुत दूर दूर तक मुकाबला नहीं करते जो है ये इसका। और इसमें जो है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ताकि हम उसके बाद अगले फैक्टर्स पे पहुंचे, पहले ज़रा आप डिटेल्स ये जान लीजिए कि 2020 में इंडिया को रेमिटेंसेस थोड़ी कमाई के जो कोविड चल रहा था तो वो भी कोई 80 बिलियन डॉलर से ऊपर थी। अच्छा, 2021 में ये रेमिटेंसेस इंडिया को 105 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। 2022 में इंडिया को रेमिटेंसेस में 111 बिलियन डॉलर्स मिले। 2023 में इंडिया को 125 बिलियन डॉलर्स मिलते हैं रेमिटेंसेस में। दुनिया भर से इंडियंस 125 बिलियन डॉलर भारत भेजते हैं। ये है 2023 की, एक साल पहले। और इस साल तक पहुंचते पहुंचते वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि 129 बिलियन डॉलर्स दुनिया के में रहने वाले इंडियंस ने अपने मुल्क वापस भेजे हैं। तो देखिए आप दोस्तों, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है। इंडिया का जो
एक स्किल्ड वर्कर है, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाता है तो अच्छा खासा पैसा कमाता है। वो पैसा कमाकर वो अपनी फैमिलीज़ के पास भेजता है, वहाँ पर जो पैसा वो बचाता है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया का कोई व्यक्ति यूएस में जाकर जॉब कर रहा है, डेफिनेटली वो यूएस में ट्राई करेगा फर्स्ट जितना वो वहाँ पे खर्च कर सकता है अपने रहने खाने के लिए, और जो पैसा वो बचाता है वो इंडिया में ट्रांसफ़र करेगा। इसको हम मतलब मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, रेमिटेंस कहलाता है ये। जैसे कि यूएस में उसने डॉलर में पैसा कमाया और यहाँ पर इंडिया में उसने पैसा भेजा, तो इंडियंस में वो भले उसकी फैमिली के पास जाएगा, बट इंडियन मार्केट में बाहर से पैसा आ रहा है, भले डॉलर में आ रहा है, यहाँ पे आकर रुपीज़ में कन्वर्ट होगा, बट बाहर से पैसा आ रहा है, तो डेफिनेटली ये इंडिया की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं मजबूत करता है। इसकी बात हो रही है। तो आप समझ सकते हो जैसे कि भारत के बहुत सारे लोग अरब कंट्रीज़ में, भारत के बहुत सारे लोग यूरोप में, भारत के बहुत सारे लोग साउथ एशियन कंट्रीज़ में, हर जगह हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के लोग, ऐसा नहीं है कि हर जगह लेबर हैं, हर जगह अच्छी पोस्ट पे भी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, बिल्डर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स में हैं, मतलब हर फील्ड में हैं। तो वो जो वहाँ पर अर्न करते हैं, जो वो अर्न करते हैं उसमें से वहाँ पर जो उनको रहने खाने और जो भी स्पेंड, जो भी वो अपने रहने खाने के बाद जो पैसा बचा कर भारत भेजते हैं, जो डिफरेंट ऑब्वियसली करेंसी में रहता है इंडिया में आके, वो एक रेमिटेंस बनता है। तो डेफिनेटली ये भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। ये रेमिटेंस बहुत ज़्यादा आता है भारत में।